हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का उद्घोष एकेडमी कंपटीशन के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और अलग टॉपिक को लेकर के हम लोग बात करेंगे जो इंग्लिश का सबसे टफ टॉपिक भी माना जाता है। हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। अक्सर प्रीपोजिशन को लेकर के कन्फ्यूजन्स बने रहते हैं कि सेंटेंस में आने वाला प्रीपोजिशन होना क्या चाहिए। कभी उसे हम हिंदी के मीनिंग के बेसिस पर यूज करने की कोशिश करते हैं और कभी सिचुएशन के बेसिस पे करने की कोशिश करते हैं। तो हम एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन का एक करेक्ट सिलेक्शन कैसे करें, आज उसको लेकर के ये वीडियो मैं आपके सामने आया हूं। और आज इंग्लिश में प्रीपोजिशन टॉपिक काफी इजी होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रीपोजिशन को अच्छे से समझने के लिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक बने रहिए ताकि सब कुछ काफी क्लियर हो पाए। तो आज हम लोग कुछ ऐसे प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं जो सेंटेंस में बार बार आकर के हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आगे इस पर आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिलेक्शंस कैसे करने होते हैं प्रीपोजिशन का, ताकि सेंटेंस में एक राइट मीनिंग प्रोड्यूस किया जा सके। चलिए आते हैं, हम लोग प्रीपोजिशन को शुरू करते हैं और देखेंगे कि उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, उसके साथ उस पर आने वाले क्वेश्चंस को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन ऑन के बारे में। आप देखेंगे कि अक्सर प्रीपोजिशन ऑन को लेकर के हमें सेंटेंस को डाउट में रखने की जरूरत होती है। मतलब वहां पे हम हमेशा डाउट फील करते हैं कि यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आज इस डाउट को हम लोग खत्म करेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि प्रीपोजिशन ऑन को हम दो अलग अलग बेसिस पे यूज करेंगे। एक तो उसके मीनिंग के बेसिस पर और दूसरा फिक्स प्रेपोजिशन। यहां पे हम लोग जो बात करने वाले हैं, आप देखेंगे कि यहां पर ये जितने भी वर्ड हैं जब सेंटेंस में आते हैं तो इनके लिए आने वाले नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्रीपोजिशन ऑन के साथ ही आते हैं। मैं थोड़ा सा बेस ये बता दूं कि जो प्रेपोजिशन होते हैं, ये आप देखेंगे, ये जो ये जो प्रेपोजिशन होते हैं, प्रेपोजिशन, इसके बेस को थोड़ा सा समझ लेने की जरूरत है। इसके बाद हम लोग डिटेल से इसके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ये जो प्रीपोजिशन होते हैं सेंटेंस में हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं। अगर ये बेस क्लियर हो गया कि प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि जब भी सेंटेंस में कुछ इस तरह के वर्ड यूज होते हो तो इनके लिए आगे सेंटेंस में जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन यूज होगा फ्रेंड्स, तो हमेशा वो नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन ऑन के साथ ही यूज होगा। सिचुएशन को समझना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि अक्सर सेंटेंस में प्रीपोजिशन को सिलेक्ट करने में हम डिस्टरबेंस फील करते हैं, वहां हमें दिक्कतें आती हैं। लेकिन आज इस वीडियो के बाद नहीं आने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बड़े इजी वे में बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे फिक्स वर्ड होते हैं जिनके लिए सेंटेंस में जब भी नाउन या प्रोनाउन आएगा तो प्रीपोजिशन ऑन के साथ ही आएगा। अब ये वर्ड कौन कौन से हैं और इनको इजी वे में हम कैसे लर्न करेंगे, ताकि जब ये वर्ड सेंटेंस में दिखाई दें तो ये फिक्स हो जाए कि इनके लिए जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्रीपोजिशन ऑन के साथ ही आएगा। और फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता है। तो यहाँ आप समझिए, हमारे पास ये जितने भी वर्ड हैं, ये तो क्लियर है कि इनके साथ जब भी नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो नाउन या प्रोनाउन ऑन के साथ ही आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे वर्ड हम कैसे लर्न करेंगे, कैसे याद करेंगे। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल इजी वे में इन सभी शब्दों को लर्न करने के बारे में बताऊं। इसके लिए एक इजी सा ट्रिक भी है, और हम लोग इस ट्रिक के मदद से, इट मीन्स ऑन बेसिस ऑफ दिस ट्रिक, हाउ टू लर्न द वर्ड्स आई विल टेल यू हियर, लिसन। अब देखेंगे इन सभी शब्दों को लर्न करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, और ट्रिक है आरपीएफ का सीवी ऑन बेड है।
आरपीएफ का सीवी ऑन बेड है, यहां पर ऑन इसलिए ट्रिक में दिया गया है ताकि आप ये समझ सकें कि इस ट्रिक में आने वाले एक एक लेटर से जिन शब्दों की बात करेंगे उनके लिए प्रीपोजिशन ऑन को ही आना होता है। चलिए, आरपीएफ का सीवी ऑन बेड है के बेसिस पे हम वर्ड को कैसे लर्न करेंगे। तो आप देखेंगे आरपीएफ में सबसे पहले हमारे पास आर आया हुआ है, तो आर से हमें यहां समझना है कि हमारे पास तीन अलग अलग वर्ड हैं जिनके लिए जब भी नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा तो वो नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन ऑन के साथ आएगा, किसी दूसरे प्रीपोजिशन के साथ नहीं आएंगे। तो आप देखेंगे आर से वो कौन कौन से तीन वर्ड हैं। आप देखेंगे फर्स्ट वर्ड है रिमार्क, रिमार्क जिसको आप जानते ही हैं टिप्पणी करना होता है। नेक्स्ट आपका है रिजॉल्व, रिजॉल्व का मीनिंग होता है दृढ़ संकल्प कर लेना। और रिलाई जिसका मीनिंग होता है किसी चीज पर निर्भर हो जाना। तो इस तरह से रिमार्क, रिजॉल्व और रिलाई ये तीन ऐसे वर्ड हैं जिनके लिए सेंटेंस में कभी भी अगर एक नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन ऑन के साथ आएगा, ऐसा ग्रामर का रूल है। अगर हम लोग नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो ट्रिक में नेक्स्ट लेटर आप देखेंगे यहाँ पर पी आया हुआ है, और पी के लिए जो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा है वो पॉन्डर है। पॉन्डर का मीन होता है डीप थिंकिंग यानी गहरी चिंतन। तो कभी भी सेंटेंस में अगर पॉन्डर के लिए नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो उस नाउन या प्रोनाउन के लिए हम ऑन को ही यूज करेंगे, किसी दूसरे प्रीपोजिशन को यूज करना गलत होगा वहां। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो आप देखेंगे आपको ट्रिक में एफ लेटर मिल रहा है, तो एफ लेटर से जो नेक्स्ट वर्ड है वो फोकस है। पहले हम लोग सभी वर्ड के बारे में बात कर लें। आप देखेंगे आगे आएंगे सी, तो सी से एक वर्ड हमारा बनता है कमेंट। वी से बना हुआ है वर्ज, वर्ज का मीन होता है किसी चीज का किनारा। नेक्स्ट आप आएंगे यहाँ बी मिल रहा है, तो बी से हम देखेंगे यहाँ पे बर्डन वर्ड मिला। ई से हमारे पास इफेक्ट, इम्फेसाइज, इम्बार्क, ये तीन वर्ड मिलते हैं। आप देखेंगे इम्बार्क का मीन होता है किसी चीज की शुरुआत करना या आरंभ करना। भी हम लोग ट्रिक में अगर आए तो देखेंगे एक और वर्ड मिल रहा है, वर्ड है, एक और लेटर मिल रहा है डी, और डी से यहाँ पे देखेंगे डिपेंड या डिपेंडेंट मिल रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पर एच से हिंजेज वर्ड को लेंगे। हिंज का मीन भी होता है किसी चीज पर निर्भर होना। इसके लिए भी सेंटेंस में जब नाउन या प्रोनाउन आएगा तो प्रीपोजिशन ऑन के साथ ही आएगा। और लास्ट में आई आया हुआ है, चूंकि ए से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसलिए इसको हम लोग ड्रॉप आउट कर देंगे। आई से हमारे पास यहाँ पर इंसिस्ट और इम्पोज है। इंसिस्ट का मीन होता है किसी पर दबाव डालना, जोर डालना। और इम्पोज का मीन होता है किसी चीज पर किसी काम को थोप देना, जबरदस्ती लाद देना उस पर। तो इस तरह से आप देखेंगे ट्रिक में जो लेटर आए हैं हर लेटर से कौन कौन से वर्ड बने हुए हैं, इन शब्दों को लर्न करके हम लोग इस रूल पर काम कर सकते हैं कि कभी भी सेंटेंस में अगर ये वर्ड्स दिखाई दे गए और इनके साथ अगर कोई नाउन या प्रोनाउन इनके लिए आगे आया है सेंटेंस में तो प्रीपोजिशन ऑन के साथ ही आएगा, ये फिक्स होता है। अब अगर ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे हम लोगों के एग्जाम में फिलर के क्वेश्चन आते हैं, कॉमन एरर के क्वेश्चन आते हैं। इट मींस ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर सो मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड, and on the basis of this information which I have given you, you can do this one. It means you can solve the questions very easily. So how it is possible? For that there you need to watch this video and learn carefully or listen what I am saying to you. और आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है। चलिए एक एग्जांपल लेकर के देखेंगे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिखा हुआ है द मास्टर should not impose too much burden डैश, यहाँ पे दिया हुआ है शोल्डर। तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है द मास्टर शुड नॉट इम्पोज टू मच बर्डन डैश शोल्डर ऑफ द सर्वेंट। यहाँ पे आपका एक सेंटेंस है और देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे लिखा रहेगा अपॉन
बी ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे लिखा रहेगा ऑन, सी ऑप्शन ओवर दिया रहेगा एंड डी ऑप्शन आप देखेंगे एबव दिया हुआ होगा। आपको बताना होगा कि आने वाले क्वेश्चन का आंसर क्या, या इट मींस कौन सा एक प्रीपोजिशन इसमें से होना चाहिए। तो चलिए, अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझे हुए हैं तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बार सेंटेंस को हमें रीडिंग करने की जरूरत होगी ताकि सिचुएशन क्लियर हो जाए। और आप देखेंगे लिखा हुआ है द मास्टर शुड नॉट इम्पोज टू मच डैश शोल्डर ऑफ द सर्वेंट। इसका मतलब है कि सर्वेंट के शोल्डर पर बहुत ज्यादा बोझ ना थोपने की बात हो रही है। तो यहाँ पर इम्पोज के लिए आप देखेंगे आगे शोल्डर वर्ड आया हुआ है, इम्पोज के लिए नाउन शोल्डर आया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर इम्पोज के लिए आगे सेंटेंस में, यहाँ इम्पोज लिखा हुआ है, इम्पोज के लिए आगे सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो उस नाउन या प्रोनाउन के लिए प्रीपोजिशन ऑन बना हुआ है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चार ऑप्शन में से आप देखेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन में ऑन दिया हुआ है, टिक लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊं कि जब ये ट्रिक का यूज करके आप इन शब्दों को लर्न करेंगे, सो इट वुड बी सो इजी टू हैव ऑल दिस वर्ड्स इन माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये जल्दी भूलेगा नहीं। इसलिए ट्रिक का आप यूज करके इन शब्दों को लर्न करिए। एंड यहाँ पे रूल मैंने क्लियर कर दिया कि जब भी इन शब्दों के साथ सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो उस नाउन या प्रोनाउन के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आपको फिल करना हो तो जिस ऑप्शन में ऑन दिया होगा आप उस ऑप्शन को चूज करेंगे, आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। इट मीन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ऑन को कुछ और एग्जाम्पल से समझने से पहले इस और रूल को लेकर के। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऑन के कुछ और यूजेज को समझने के लिए। आप यहां देखेंगे कि जब भी कोई दो ऐसी चीजें जिनमें से किसी एक का अपर लेयर प्लेन सरफेस का हो, यानी सबसे ऊपरी सतह बिल्कुल समतल हो, अगर उस ऊपरी सतह को टच करते हुए अगर कोई दूसरी चीज उसके कांटेक्ट में आई हुई है तो जो प्लेन सरफेस का नाम होता है हमेशा वो प्रीपोजिशन ऑन के साथ ही होता है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर एक बॉय है, एक लड़का है जो फ्लोर पर खड़ा है। आप देख सकते हैं कि फ्लोर ये आपका बिल्कुल प्लेन सरफेस का है, इसका सबसे ऊपरी सतह समतल है, और जब ये उस पर स्टैंड करेगा, खड़ा होगा, तो ये उस फ्लोर के सबसे ऊपरी सतह को टच करते हुए इसके कांटेक्ट में आएगा। तो जब सेंटेंस में ऐसे सिचुएशन की बात हो फ्रेंड्स, तो प्लेन सरफेस के नाम के साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज वहां होगा। यहां अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो यहां पर कह सकते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। आप देखेंगे अगर मैं ये कहूं आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग, और यहां पे मैं डैश दे दूं और यहां पे मैं लिख दूं फ्लोर, तो आप देख सकते हैं कि यहां सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगा कि कोई भी अगर स्टैंडिंग कर रहा है कहां, फ्लोर पर, तो स्टैंडिंग करने की वजह से उसका कांटेक्ट फ्लोर के सबसे ऊपरी सतह को टच करते हुए बनेगा। और अगर ऐसा हो गया तो प्लेन सरफेस के नाम के साथ हमेशा ऑन का ही यूज होगा, किसी दूसरे प्रीपोजिशन का यूज करना वहां रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि कभी भी किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में होने वाले एक्शन का बेस नेम दिया हुआ हो, इट मीन्स सेंटेंस में बताया गया होगा हो कि कोई एक्शन किस पर्टिकुलर डे को होना है, या होने वाले एक्शन का कोई पर्टिकुलर डेट दिया हुआ हो, तो जब भी सेंटेंस में होने वाले एक्शन का कोई पर्टिकुलर नेम ऑफ द डे दिया होता है या नेम ऑफ द डेट दिया होता है फ्रेंड्स, तो हमेशा उस नेम ऑफ द डे या नेम ऑफ द डेट के साथ प्रीपोजिशन ऑन ही यूज होता है, कोई दूसरा प्रीपोजिशन यूज करना वहां गलत होता है। एक एग्जांपल
से समझते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लूं, यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सेंटेंस अगर लिखा है शी वेंट टू दिल्ली ऑन मंडे, या फिर मैं यहां पर ऑब्लिक करके ऑन 2 जुलाई भी लिख दूं, तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में किसी ने कोई काम को जो किया है उसका एक पर्टिकुलर नेम ऑफ द डे दिया हुआ है, या पर्टिकुलर डेट ऑफ द नेम ऑफ द डेट दिया हुआ है। तो सेंटेंस में कभी भी किसी एक्शन का पर्टिकुलर नेम ऑफ द डे दिया हुआ हो या नेम ऑफ द डेट दिया हुआ हो, तो फिक्स होता है कि नेम ऑफ द डे या नेम ऑफ द डेट के साथ प्रीपोजिशन ऑन ही होगा। वहां एट, अपॉन, बाय ऐसा कुछ भी लिखना बिल्कुल गलत माना जाएगा। तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे आने वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर। इट मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं ऑन के यूज पर, कि कैसे उसका एक करेक्ट यूज सेंटेंस में होता है, कैसे समझा जाए। तो चलिए, यहां पर हम लोगों ने ये देखा कि कभी भी सेंटेंस में किसी का कॉन्टैक्ट किसी ऐसे चीज से होता है जिसका ऊपरी सतह सबसे ऊपरी सतह जो होगा वो प्लेन सरफेस का होगा, समतल होगा, और उसके ऊपरी सतह को टच करते हुए अगर वो कांटेक्ट में आ रहा है तो प्लेन सरफेस के नाम के साथ ऑन ही होगा। अपॉन या एट या दूसरा प्रीपोजिशन कहना गलत होगा। और इसी तरह से इस कॉन्सेप्ट को भी समझा गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जैसे कभी भी अगर नेम ऑफ द डे के साथ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट जैसे वर्ड दिए हुए हो, कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस में कि नेम ऑफ द डे तो दिया रहेगा लेकिन उसके साथ साथ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट जैसा वर्ड भी वहां उसके साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई देता है। तो उस कंडीशन में भी नेम ऑफ द डेट नेम ऑफ द डे के साथ प्रीपोजिशन ऑन का ही यूज होगा। वहां कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ये शो करने के लिए कि एक्शन उसी पर्टिकुलर डे को ही हो रहा है। जैसे आप देखेंगे, अगर मैं यहां एक एग्जांपल इस पर भी दूं तो लिखा जा सकता है ऑन संडे, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन संडे मॉर्निंग। अगर किसी सेंटेंस में यूज हुआ है संडे मॉर्निंग तो आप देखेंगे संडे जो है आपका नेम ऑफ द डे है, और मॉर्निंग इसके साथ लगा हुआ टाइम को डिनोट करने वाला एक और वर्ड। तो कभी भी सेंटेंस में किसी एक्शन के होने का टाइमिंग कोई पर्टिकुलर नेम ऑफ द डे बने, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट जैसे वर्ड के साथ, तो ये फिक्स है कि नेम ऑफ द डे के साथ वहां भी प्रीपोजिशन ऑन ही आएगा। किसी दूसरे प्रीपोजिशन को चूज करना या वहां यूज करना, दैट वुड बी वेरी रॉन्ग, वो गलत होगा बिल्कुल। चलिए, हम लोग थोड़ा सा, तो मैंने एग्जाम्पल यहाँ समझा दिया लेकिन एग्जाम्पल यहाँ भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप इससे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी भी चीज को आप टेबल के ऊपर रख रहे हैं तो टेबल का जो सबसे ऊपरी सतह होता है प्लेन सरफेस का होता है, और अगर उसके ऊपर रख रहे हैं तो उसके सबसे ऊपरी सतह को टच करते हुए वो चीज टेबल के कांटेक्ट में आएगा। और अगर ऐसा होता है तो प्लेन सरफेस को शो करने वाले जो नाउन होंगे उसके साथ प्रीपोजिशन हमेशा ऑन ही लगेगा। तो चाहे टेबल की बात करिए, फ्लोर की बात करिए, ग्राउंड की बात करिए, ये सब के सब का जो ऊपरी सबसे ऊपरी सतह होता है वो प्लेन सरफेस का होता है, इसलिए जब इसके टच में कोई भी दूसरी चीज आती है तो उस कंडीशन में इनके साथ प्रीपोजिशन ऑन ही आता है। यहां पर मैंने आपको बताया ही कि अगर किसी एक्शन को ये बताने के लिए कि कौन से पर्टिकुलर डे को होना है या कौन से पर्टिकुलर डेट को होना है, तो हमेशा ये जो नेम ऑफ द डे है या नेम ऑफ द डेट है प्रीपोजिशन ऑन के साथ ही आएगा। तो मैंने यहाँ भी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उम्मीद है कि आपको ऑन के यूज के बारे में जो अभी इंफॉर्मेशन दिया गया है वो क्लियर हो गया होगा। इस पे आने वाले क्वेश्चन तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन चलिए अभी ऑन को लेकर के कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लें।
अब देखेंगे यहां पर ऑन के यूज को लेकर के हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कभी भी सेंटेंस में अगर कोई ऐसे एक्शन की बात की जाए, जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा, एक एग्जांपल लेकर के अगर हम बात करें तो अगर मैंने यहां पे लिखा, चलिए, शी टॉक्ड हर फादर ऑन फोन। एक और एग्जांपल मैं ले लूं, चलिए एक एग्जांपल और अगर लिया जाए तो एग्जांपल इस तरह से हो सकता है, आई लिसन, और यू कैन से हर्ड दिस न्यूज, आई हर्ड दिस न्यूज ऑन द टीवी, ऑन द टीवी। अब देखो यहां पर जो एग्जाम्पल लिया गया है वो आपको ये बताएगा कि जब भी हम किसी से बात करेंगे या किसी की बात को सुनेंगे तो बात को करने या सुनने के लिए जब हम सेंटेंस में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो हम किसी से बातचीत करने या किसी की बात को सुनने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर हमें किसी से बातचीत करना हो तो हम फोन या मोबाइल का यूज करेंगे। अगर हमें कोई न्यूज सुनना है तो हम टीवी या रेडियो का यूज करेंगे। तो ये जो टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, फोन है, इस कंडीशन में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है। तो जब भी सेंटेंस में हम ऐसे एक्शन की बात करें जिसको करने के लिए हमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की जरूरत पड़े, तो जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सेंटेंस में आते हैं फ्रेंड्स, वो हमेशा प्रीपोजिशन ऑन के साथ ही आते हैं और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वहां आर्टिकल द के साथ रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि कभी भी सेंटेंस में ऐसे एक्शन हुए हो जिसकी वजह से सेंटेंस में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ रहा है, तो जैसे ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आएगा हमें वहां प्रीपोजिशन ऑन का यूज करना होता है। और अगर ये क्लियर हो गया तो इस पे आने वाले क्वेश्चन भी सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वो कौन कौन से वर्ड है जिनके लिए अगर सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन आता है तो फिक्स है कि उस नाउन या प्रोनाउन के लिए प्रीपोजिशन ऑन ही आएगा। और हम लोगों ने ये भी देखा कि ऑन के आने का जो एक थ्योरी है वो क्या है, और उसमें हम लोगों ने देखा कि जब भी सेंटेंस में अगर सेंटेंस में किसी एक्शन को करने की वजह से कोई चीज किसी दूसरे चीज के सबसे ऊपरी सतह यानी अपर लेयर को टच करते हुए उसके ऊपर के हिस्से से कांटेक्ट बना रहा है, तो जो प्लेन सरफेस का नाम होगा वो प्रीपोजिशन ऑन के साथ आएगा। और अभी हम लोगों ने यहाँ पर बात की कि अगर कोई ऐसा एक्शन हो रहा है जिसकी वजह से सेंटेंस में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज हुआ है तो वो भी प्रीपोजिशन ऑन के साथ ही आएगा। अब इतनी सारी बातों को समझने के बाद हम लोग अब बात करेंगे प्रीपोजिशन फॉर के बारे में। प्रीपोजिशन फॉर के बारे में बात करेंगे और अब देखेंगे कि फॉर का यूज एक इजी वे में सेंटेंस में कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब भी हम लोग बात यहाँ पे फॉर के लिए करेंगे यानी फॉर यूज ऑफ प्रीपोजिशन फॉर, तो कभी भी सेंटेंस में यदि किसी एक्शन यदि किसी एक्शन का कोई नाउन या प्रोनाउन, इट मीन्स अगर ये कह लीजिए कि अगर कोई एक्शन को करने का उद्देश्य उद्देश्य मीन्स पर्पज, अगर आगे आने वाला कोई नाउन या प्रोनाउन बन रहा है, और सिर्फ पर्पज ही नहीं, मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कभी भी सेंटेंस में अगर किसी एक्शन को करने का पर्पज या रीजन या प्राइस कोई नाउन या प्रोनाउन बन रहा है तो वो नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्रीपोजिशन फॉर के साथ ही यूज होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे समझना जरूरी है
कि ऐसे कई सारे एक्शंस हम लोग करते हैं जिसको करने के पीछे किसी ना किसी नाउन या आप प्रोनाउन को एक पर्पज के रूप में पाएंगे, रीजन के रूप में पाएंगे या प्राइस के रूप में पाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे एक्शन के लिए जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा हमेशा प्रीपोजिशन फॉर के साथ ही आएगा, किसी दूसरे प्रीपोजिशन के साथ वहां ये नाउन या प्रोनाउन आ ही नहीं सकता। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे लिखा है रेडी फॉर वॉचिंग अ मूवी। अब अगर इस वर्ड का जो ग्रुप है मैं लेकर एक एग्जाम्पल बनाऊं, अगर मैं कहूं आई एम रेडी फॉर वॉचिंग अ मूवी, आई एम रेडी फॉर अ वॉचिंग अ मूवी, तो आप देखेंगे यहां पर जो रेडी होने का काम किया जा रहा है उसके पीछे पर्पज क्या है, वॉचिंग अ मूवी। तो यहां पर वॉचिंग अ मूवी उस किए जाने वाले एक्शन के पीछे का पर्पज है। और जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी होने वाले एक्शन का पर्पज बन जाता है तो हमेशा उस नाउन या प्रोनाउन के लिए फॉर ही आएगा। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, अ कार फॉर सेल, अगर मैं कहूं आई हैव अ कार फॉर सेल, तो आप देखेंगे इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि सेल यानी बिक्री के हेतु मेरे पास एक कार है। तो यहां पर जो कार है वो किस रीजन से यहां पर दिखाया जा रहा है, सेल करने के रीजन से दिखाया जा रहा है। तो सेल जो होगा ये होने वाले एक्शन का पर्पज बन जाएगा, यानी जो भी एक्शन किया जा रहा है उसका पर्पज है उस कार को सेल करना। और जब भी किसी एक्शन के लिए कोई नाउन या प्रोनाउन पर्पज बनता है तो उस नाउन या प्रोनाउन के पहले फॉर लगाते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल की बात करें तो लिखा है प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम, प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। तो आप देखेंगे कि प्रिपेयरिंग किसी चीज की जा रही है, उसका रीजन कौन बन रहा है, एग्जाम बन रहा है, यानी किसी का एग्जाम है वही रीजन है उसके प्रिपेयर करने का। तो यहां पर जो एग्जाम जैसा नाउन है वो रीजन है। अब देखेंगे यहाँ पे मैं बताऊं कि ये रीजन बन रहा है होने वाले एक्शन का। और जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी होने वाले एक्शन का रीजन बनता है तो वो नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्रीपोजिशन फॉर के साथ ही आएगा फ्रेंड्स। अभी हम लोग एक एग्जांपल और बात करें, क्राई फॉर हेल्प। तो बताइए यहां पर कोई क्राई किस वजह से कर रहा है, किसी के हेल्प को पाने के पर्पज से कर रहा है। तो यहाँ पे जो हेल्प है ये एक ऐसा नाउन है यहाँ पर जो पर्पज बन रहा है क्राई करने का, यानी यहाँ पर क्राई किया जा रहा है इसके पीछे पर्पज है हेल्प को पाना, इसलिए हेल्प यहाँ पर पर्पज बन गया। प्रे फॉर पीस, इट मीन्स शांति या सुकून के लिए प्रार्थना करना। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रे किया जा रहा है उसके पीछे पर्पज है पीस, यानी पीस जो नाउन है यहाँ पर वो प्रे करने के पीछे पर्पज है। तो यहाँ पर प्रे सॉरी पीस एक ऐसा नाउन है जो होने वाले एक्शन का पर्पज बन रहा है, इसलिए इस नाउन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर ही आएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देखेंगे जब भी किसी होने वाले एक्शन, जब भी किसी होने वाले एक्शन का आगे आने वाला कोई नाउन या प्रोनाउन पर्पज बन जाए, रीजन बन जाए या प्राइस बन जाए तो हमेशा उस नाउन के साथ जो किसी होने वाले एक्शन का पर्पज है, रीजन है या उस होने वाले एक्शन का प्राइस दिखा रहा है तो हमेशा ऐसे नाउन के लिए, ऐसे शब्दों के लिए प्रीपोजिशन फॉर ही आएगा, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर एक दो एग्जाम्पल और देखा जाए तो जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं शी गॉट एन अवार्ड, शी गॉट एन अवार्ड फॉर हर एक्सीलेंस परफॉर्मेंस।
अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस लिखा हुआ है शी गॉट एन अवार्ड फॉर हर एक्सीलेंस परफॉर्मेंस। तो सेंटेंस ये कह रहा है कि शी को एक अवार्ड मिला हुआ है और अवार्ड मिला है उसके एक्सीलेंस परफॉर्मेंस के लिए। तो आप कह सकते हैं कि इस अवार्ड के को मिलने के पीछे रीजन कौन बन रहा है? हर एक्सीलेंस परफॉर्मेंस बन रहा है। तो जब भी किसी एक्शन के पीछे कोई नाउन या प्रोनाउन रीजन बनता है तो अभी हम लोगों ने बात किया फ्रेंड्स कि उस नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन फॉर ही आएगा। तो जब आप इस सेंटेंस के सिचुएशन को, इस सेंटेंस के मीनिंग को समझ पाएंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि यहाँ जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन के पीछे आगे आने वाला जो नाउन है ये रीजन बना है। और जब कोई एक्शन के होने के पीछे का कोई नाउन या प्रोनाउन रीजन बनता है तो हमेशा प्रीपोजिशन फॉर के साथ ही आता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग समझ पाएंगे कि फॉर किसी नाउन जो कि वर्ब के लिए आया है, किसी एक्शन के लिए आने वाला नाउन जब उस एक्शन का रीजन बन जाता है, यानी उस एक्शन के होने का रीजन बनता है, पर्पस बनता है, या उस एक्शन के होने का एक्चुअल प्राइस बनता है, तो हमेशा फॉर के साथ ही आएगा वो नाउन। एक्चुअल प्राइस का मतलब होता है एग्जैक्ट प्राइस। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, जैसे आप देखेंगे कि जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, इट मीन्स बाई करेंगे, परचेज करेंगे, सेल करेंगे, तो खरीदने या बेचने का एक प्राइस भी होता है। और अगर सेंटेंस में किसी चीज को खरीदने या बेचने के अर्थ में आने वाले वर्ब के साथ उस प्राइस को भी दिया जाए जो उसका एक्चुअल प्राइस शो कर रहा है, यानी एग्जैक्ट उसका प्राइस शो कर रहा है, तो हमेशा वो प्राइस हमेशा वो प्रीपोजिशन फॉर के साथ ही आएगा फ्रेंड्स। जैसे मैं यहां एक एग्जांपल से इसे क्लियर कर दूं। जैसे सपोज करो सेंटेंस आपने लिखा आई बॉट आई बॉट अ हाउस फॉर 40 lakhs। अगर आप सेंटेंस देखेंगे आई बॉट अ हाउस फॉर 40 लैक्स, तो आपको यहां यह पता चलेगा कि किसी चीज को खरीदने का यहां एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है। एक्चुअल प्राइस का मीन है एग्जैक्ट अमाउंट को शो करना। तो जब भी एक सेंटेंस में किसी भी चीज को खरीदने या बेचने का यहां पर एग्जैक्ट प्राइस दिया होगा ना फ्रेंड्स, एग्जैक्ट प्राइस, इट मीन्स एक्चुअल प्राइस, तो एक्चुअल प्राइस हमेशा प्रीपोजिशन फॉर के साथ ही आएगा। इसके हिंदी मीनिंग को कंसीडर नहीं करना है कि यहाँ पे हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है, हमें बस सिचुएशन देखना है। वैसे भी आप देखेंगे कि हिंदी मीनिंग के बेसिस पे प्रीपोजिशन का यूज किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं किया जाता, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे केसेस होते हैं जहां पर जब हिंदी के बेसिस पर, हिंदी मीनिंग के बेसिस पर हम किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन अक्सर वहां गलत हो जाता है। तो मिस्टेक्स नहीं हो इसके लिए जरूरी है कि हम सेंटेंस का सेंस समझें और समझने के बाद सिचुएशन को, जैसे कि आपको मैंने यहां बताया कि किसी घर को खरीदने का वहां आगे एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है और एक्चुअल प्राइस हमेशा फॉर के साथ ही आएगा। तो इस तरह से फ्रेंड आप देख सकते हैं, हम लोगों ने देखा कि फॉर हमेशा उस नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है जो नाउन या प्रोनाउन किसी होने वाले एक्शन का पर्पज बनता है, रीजन बनता है, या फिर उस होने वाले एक्शन का एक्चुअल प्राइस शो करता है। अगर ऐसा होता है तो इसके पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन ही आएगा। और आप देख सकते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस आपने जो देखा, यानी कॉन्सेप्ट को समझा, ये सब आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे आए तो मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आगे चल करके इस पे आने वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लोगों ने इस वीडियो में प्रीपोजिशन ऑन और फॉर के बारे में बात किया और उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और प्रीपोजिशन के बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ, जहां से सीख करके प्रीपोजिशन पे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल इजी लगेगा। सो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।